अस्सलामुअलैकुम। दिन भर की खबरों, तरजीहों और जायज़ों के साथ प्रोग्राम दिन भर में मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, भूख, अफलास, बेरोज़गारी और गुर्बत जानों की दुश्मन बन चुकी है। उधर मुल्क में सूरज की तपिश से हीट वेव का खतरा भी मंडलाने लगा है। ऐसे में बढ़ती लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। हम आपको बताएंगे गर्मी की लहर कितनी शदीद होगी। इसके अलावा मवेशी मंडियों की बदहाली का जिक्र भी करेंगे और बात करेंगे कराची में बेकाबू जराइम की कहानी का। खबरों की जानिब बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज। यूनान कश्ती हादसा में मुलविस एजेंट माफिया के खिलाफ पाकिस्तान में घेरा तंग। FIA ने इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। गर्मी और हब्स बढ़ने से बिजली की तलब में इजाफा। लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। सूबाई दारुल हुकूमत कराची में अमन अमान की सूरत हाल खराब। रवां साल के पहले 5 माह में 11,936 मोबाइल फोन छीनने और 1,713 दीगर डकैती और चोरी की वारदातें रिपोर्ट। और ओपन मार्केट में गंदम की कीमत में 600 रुपये फी मन से आटा महंगा हो गया। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा नायाब हो गया। टॉप स्टोरीज आप जान चुके। सबसे पहले हम प्रोग्राम में बात करेंगे इंसानी स्मगलिंग में मुलविस माफिया की। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस एजेंट माफिया के खिलाफ पाकिस्तान में घेरा तंग कर दिया गया है। FIA गुजरात के 6 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर दिया गया। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मरकजी मुलजिम साजिद महमूद को कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। बाकी गिरफ्तार इंसानी स्मगलर्स को गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, वजीराबाद से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तमाम मुलजिम लोगों को गैर कानूनी तरीके से यूरोप भिजवाने में मुलविस थे। इंसानी स्मगलर्स पाकिस्तानियों को चंद साल कबल ईरान के रास्ते यूरोप भिजवाते थे। इस गैर कानूनी कारोबार इंसानी स्मगलिंग के लिए कौन कौन से रास्ते इस्तेमाल किए जाते हैं, इस रिपोर्ट में आपने जाना। उधर कार्रवाइयों की बात करें तो FIA ने गुजरात और वजीराबाद में 2 कार्रवाइयों के दौरान यूनान कश्ती हादसे में मुलविस अहम सरगना समेत 2 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। गुज़श्ता रोज FIA ने एजेंट की गुजरात से गिरफ्तारी की तस्दीक बताया कि स्मगलर वकास ने शहरी को यूनान भिजवाने के लिए 23 लाख रुपए वसूल किए। वजीराबाद से गिरफ्तार एजेंट शब्बीर मुतासरा फैमिली से पैसे वसूल करके लिबिया मरकजी एजेंट्स को भेजता था। इटली पहुंचने के लिए फी नौजवान 25 लाख वसूल करता था। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने मुलजिम को मुतासरा फैमिली की निशानदही पर गिरफ्तार किया है। गुजरात में सोख का समा है, हर आंख अश्कबार है। एक ही गांव के 6 दोस्त सुहाने ख्वाब आंखों में सजाए कश्ती हादसे का शिकार हो गए। वालिद की दास्तान क्या है ये जानेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल सलाम मिर्जा से, जो कि इस वक्त गोलेकी में लापता नौजवान दाऊद के घर पर ही मौजूद हैं। अब्दुल सलाम, बताइएगा इस बारे में। के 6 दोस्त एक ही गांव के सुहाने ख्वाब से जाए जो है वो यूरोप के सफ़र पर निकले, लेकिन लीबिया से इटली जाते हुए यूनान के मुकाम पर जो है कत्सी को हादसा पेश आ गया, जिस पर 6 दोस्त एक साथ जो है ताहाल लापता है। इस वक्त हमारे साथ 32 साल दाऊद के वालिद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ऐसा ये बताइएगा दाऊद यहाँ से क्यों गया और अभी तक पाकिस्तानी सफारत खाने ने क्या रब्ता किया आपसे? हमारे बच्चे हैं, उनका हमारे से रब्ता हुआ मैसेज के ज़रिए जुमे वाले दिन रात को। उन्होंने बोला कि हम शिप में बैठे हुए हैं, हम जा रहे हैं, तो दुआ करना हमारे लिए। तो फिर इतवार वाले दिन हमें इतला मिली, हमसाये ने दी कि बच्चे पहुंच गए इटली। मैंने उनको बोला कि अभी हमारा राब्ता नहीं है, जब राब्ता होगा तो फिर देखेंगे। भाई ठीक है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अगर पहुंच गए हैं। तो मैंने अपने एजेंट को फ़ोन किया तो उसने बोला हमारे पास अभी कोई इतला नहीं है। तो दूसरे दिन सोमवार वाले दिन असर के टाइम पे उसने हमें टेलीफ़ोन किया है कि लड़के पहुंच गए हैं इटली। तो मैंने बोला हमारा कोई राब्ता उनसे, उसने बोला 1-2 दिन में हो जाएगा राब्ता, आज। फिर हम उससे पूछते रहे कि हमारा राब्ता नहीं हुआ, आज नहीं होगा। तो हमने बोला था आज होगा, कल होगा, लेकिन हमारा राब्ता नहीं है। तो फिर उसके बाद ये शोर मच गया कि शिप डूब गया है। तो हमारे बच्चे उसमें थे, अभी कोई पता नहीं है वो ज़िंदा हैं, मुर्दा हैं, किस हालत में हैं। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि वो जिस हालत में भी है हमें इतला दी जाए, हमारी दाद रसी की जाए, हमारे साथ जो जुल्म हुआ है उसका इजाला किया जाए।
जी ये थे एक बच्चे के वालिद जिनके साथ जो है उसके बाकी जो दोस्त है जो अभी तक ताहाल लापता है। उनका कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है ताहाल नौजवानों का कुछ ना कुछ सुराग लगाए ताकि इनको कुछ तो सुकून मैसर आ सके। जिस बाप का जवान बेटा इस तरह से मौत के मुंह में चला जाए या लापता हो जाए, यकीनन वो जीते जी ही मर जाता है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक पीर की शाम तक पाकिस्तान में गुजरांवाला रीजन और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला मीरपुर से ही 50 से ज़ायद पाकिस्तानियों के इस हादसे में लापता होने की तस्दीक की गई है। कमिश्नर मीरपुर के मुताबिक कश्ती में मीरपुर डिवीजन के 23 अफराद सवार थे, जिनमें से 2 अफराद जिंदा बच जाने वालों में शामिल हैं। इन 2 अफराद ने मजीद 21 पाकिस्तानी पनाह गुज़ीनों की तस्दीक की है जिनका ताल्लुक मीरपुर डिवीजन से था, जो कि लापता हैं। उनके लवाहिकीन से DNA का सैंपल हासिल करने का अमल भी जारी है। यूनान में कश्ती डूबने से जामक होने वाले अफराद में खुईरटा के 41 नौजवान सवार थे, जिनके बारे में ताहाल इत्तला मौसूल नहीं हो सकी है। वरसा को अपने प्यारों के बारे में इत्तला का इंतजार है। इलाके में फजा सोगवार है, हर आंख नम है। मजीद हम जान लेते हैं, राजा मुदस्सिर यासीन हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, क्या आलम है यहाँ पर? यूनान को गुजरे हुए आज 5 दिन हो गए हैं और खुईरटा आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो फ़िज़ा है वो सोगवार है। घरों में सफ़े मातम बिछे हुए हैं और जो लवाहिकीन हैं उनको उनके प्यारों के बारे में अभी तक किसी किस्म की कोई भी खबर नहीं मिली। लवाहिकीन का ये भी कहना है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि हमें बताए, हमें इतलात करे कि हमारे जो प्यारे गए हैं वो किस हालत में हैं। इस वक्त खुईरटा में जो है वो नौजवानों की जो तादाद बताई जा रही है वो 41 है। 2 जो नौजवान थे वो ज़िंदा बच गए हैं। उनकी तरफ से वीडियो पैगाम भी जारी हुए हैं। इंतज़ामिया की तरफ से ये बताया गया है कि वो एक डेस्क कायम कर रहे हैं। खुईरटा में एक टीमें आ रही हैं मीरपुर डिवीज़न से जो DNA टेस्ट के लिए सैंपल लेंगे, लेकिन खुईरटा के लवाहिकीन के पास अभी तक कोई भी ऐसी टीम नहीं पहुंची जो इनके पास इजहार तज़ियत के लिए आए या इनके सर पे हाथ रखे शफकत का। कोई यहाँ पर ऐसा नुमाइंदा नहीं आया। अल्लाह का यह कहना है कि अभी तक कोई नुमाइंदा उनके पास नहीं आया या उनके पास कोई भी अथेंटिक खबर नहीं आई कि इनका बेटा किस हाल में है। अभी तक इत्तला मौसूल नहीं हुई है अपने बच्चों के बारे में, ये कहना है इन लोगों का जिनके प्यारे मौत के मुंह में चले गए हैं या लापता हैं। उनका एक एक पल मौत से बदतर है। वो इस शशोपंज के आलम में है कि उनका बेटा, जवान भाई जिंदा भी है या मौत के मुंह में जा चुका है। वो इस बारे में इत्तला के मुंतज़िर हैं। ये मुतासरा फैमिलीज क्या कहती हैं, इनके जज्बात क्या हैं, आपको वो दिखाते हैं। रवाना हुए थे और तकरीबन 7 जून तक हमारा रब्ता रहा है, जब तक वो लिबिया रही है। जब लिबिया से आगे निकले हैं उस दिन से आज तक कोई रब्ता नहीं है। हमको तो यही पता था वो बाई एयर जा रहा है। पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान जो है उनकी तरफ से ना किसी गवर्नमेंट अदारे ने, ना सफारतान के जो नंबर दिए गए हैं वो मिलाते हैं तो वो आगे एक नंबर दे देते हैं, लेकिन वो भी बंद होता है। जब लीबिया तक पहुंचा है तो हमें पता चला कि वो लीबिया में बाई एयर नहीं, कश्ती के ज़रिए जा रहे हैं। तो उसके बाद हमें उसके साथ कोई रब्ता नहीं हमारा हुआ। हुकूमत पाकिस्तान से यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द उनकी खबर ली जाए। मुतासरा फैमिलीज़ की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ यूनान में कलामाता की मकामी अदालत में 9 मुल्ज़िमान को पेश किया गया, जहाँ उन पर इंसानी ज़िंदगियों को ख़तरे में डालने, कश्ती डुबोने और इंसानी स्मगलिंग के इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। एक मुल्ज़िम के वकील ने कहा कि उनका मौकिल बेगुनाह है, वो स्मगलर नहीं खुद मुसाफिर है और उसने स्मगलर्स को यूरोप पहुँचने के लिए पैसे दिए थे। इन मुल्ज़िमान को मंगल के रोज़ फिर अदालत में पेश किया जाएगा, जहाँ ये फैसला होगा कि मुकदमे की समाअत के आगाज़ तक इनको जेल में रखा जाए या नहीं। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ करवाता चलूँ। हेड इन्वेस्टिगेशन सेल सुनो न्यूज़ तारिक हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इसके अलावा एडिशनल डायरेक्टर FIA अब्दुल हफीज़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। तारिक हबीब साहब, आपसे मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये बताइएगा, इस तमाम तर मामले पर अब तक हक़ाइक़ क्या सामने आए हैं और जो इस घिनौने कारोबार में, इंसानी स्मगलिंग जैसे कारोबार में मुलव्विस हैं, उनके खिलाफ अब मज़ीद क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? देखिए, इसके हवाले से FIA ने क्रैकडाउन किया है। FIA के पास मुकम्मल जो है वो इंफॉर्मेशंस मौजूद हैं और इस पे अभी से काम नहीं हो रहा। एक मतलब गुज़श्ता कई सालों से बहुत सख्त अंदाज में जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कवानीन भी मुतारिफ़ करवाए गए हैं। 2 सदारती ऑर्डीनेंस आ चुके हैं, जबकि 7 कवानीन पार्लियामेंट से मंजूर हो चुके हैं। FIA अपनी मुकम्मल कोशिश कर रही है और वो इसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ करी। अब तक जो है 8 मुल्ज़मान के गिरफ़्तार होने की इत्तलात है। FIA ने जो डेटा जारी किया है, जो उसकी रेड बुक है, उसमें पहले बताया गया है कि पंजाब में 43 जो है वो इंसानी स्मगलर्स मौजूद हैं जो रेड बुक में शामिल हैं।
इस्लामाबाद में 31 हैं, सिंध में 13 हैं, बलूचिस्तान में 2 हैं और बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो इंसानी स्मगलर्स हैं वो 12 हैं। ये वो लोग हैं जो इस सारे कारोबार में बाकायदा मुलव्विस हैं और बैनुल-अक़वामी जो इसकी माफिया इंसानी स्मगलर्स की उनके साथ जो है वो राब्तों में हैं। अब इसमें देखेंगे कि ये इंसानी स्मगलर्स करते ये हैं कि जिन लोगों के पास अफराद के पास पैसे कम होते हैं उन्हें ज़मीनी रास्ते से लेके जाते हैं, जैसा कि हमारी रिपोर्ट में भी बताया गया कि ईरान और ताफ्तान के रास्ते, फिर टर्की और फिर वो आगे। लेकिन जिनके पास थोड़े से पैसे ज़्यादा होते हैं या पैसे ज़्यादा देने की वो सकत रखते हैं, उन्हें वो जो है वो जो टारगेट मुल्क होता है उसके करीबी ममालिक लेके जाते हैं। और वहाँ जैसे ऑस्ट्रेलिया अगर उन्होंने जाना है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए वो इंडोनेशिया और मलेशिया लेके जाते हैं और वहाँ से छोटी कश्तियों में लेके जाते हैं आगे। और पैसे ज़्यादा से ज़्यादा बचाने के लिए में गुंजाइश से ज़्यादा अफराद को सवार कर लिया जाता है जो कश्तियाँ डूबने का बायस बनती हैं। फिर इसके साथ अगर जो है वो साउथ अफ्रीका की तरफ जाने वाले हैं तो उन्हें फिर कराची के एयरपोर्ट से उन्हें भेजा जाता है, मोज़म्बिक भेजा जाता है, ज़म्बिया भेजा जाता है, कीनिया, तंजानिया भेजा जाता है बाई एयर। वहाँ से अगेन फिर उन्हें ज़मीनी रास्ते के ज़रिए जो है वो साउथ अफ्रीका पहुँचाया जाता है और वहाँ से डिस्पर्स किया जाता है मुख्तलिफ इलाकों में। इनके मुख्तलिफ रास्ते हैं और ये बाकायदा एक मजबूत नेटवर्क है। इस नेटवर्क को समझने के लिए आप इससे अंदाज़ा कर जिन रास्तों की आप बात कर रहे हैं, डेफिनेटली वहाँ पर इंटरनेशनल कवानीन भी अप्लाई होते हैं। एक इंटरनेशनल माफिया भी है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बाकायदा तौर पर मुलव्विस है, जैसा कि आपने कहा कि उनके साथ राब्ते में होते हैं। अब क्या इस पूरे माफिया के खिलाफ काम करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर FIA की कोई कोलैबोरेशन है? क्या बाकायदा तौर पर इस सिलसिले में काम किया जा रहा है? देखिए, जो FIA अपनी अचीवमेंट्स बताती है उसमें जो है वो एक चीज़ ये बताती है कि उसने लिंक ऑफिसेज कायम किए हैं ओमान में, यूनान में और ईरान में। और फिर इसके अलावा आप ये देखें कि इंटरनेशनल माफिया का असर और रसूख देखें। अमेरिकन CIA ने लीबिया का एक वॉरलॉर्ड, एक जंगजू गिरफ्तार किया था जिसे खलीफा हफ्तर जिसका नाम था, तकरीबन 4-5 साल पहले। उन्हें गिरफ्तार करके वो ले गए थे, वो उनकी हिरासत में था। लेकिन सिर्फ इस अमल को रोकने के लिए उसे वहाँ से वापस लाया गया और वापस ला के बेनगाज़ी जो इनका साहिली पट्टी है लीबिया की, उसमें उसे प्लांट किया गया, उसे वहाँ रखा गया, उसको वहाँ पूरे जो मरात थी वो दी गई। और उस टाइम पे इसकी वजूहत ये बताई जा रही थी कि एक तरफ तो जो लीबिया के सियासी तारिक भाई साहब, मैं आपको रोकना चाहूँगा यहाँ पर। FIA की कार्रवाइयों का हमने जिक्र किया है, तो अब्दुल हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एडिशनल डायरेक्टर FIA हैं, उनसे इस बारे में ज़रा तफसीलात जानते हैं। अब्दुल हफीज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। ये फरमाइएगा कि अब तक के क्या इक़दाम हैं, ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुलव्विस लोग हैं, इस घिनौने कारोबार में मुलव्विस लोग हैं, अब तक क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं, कितनी कामयाबियाँ FIA को इसमें अब तक मिली हैं? जी, इस वक्त मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो गुजरांवाला है वहाँ पे केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। जो भी इनके लवाहकीन हैं, जो भी दूसरे इनके पेरेंट्स हैं, कोई भी जो राब्ता कर रहे हैं और वो एजेंट्स की कोई भी निशानदही कर रहे हैं, उन पे केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। गुजरात में भी केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं और गुजरांवाला में भी रजिस्टर्ड हुए हैं। और इस वक्त जहाँ भी ये पता चलता है कि वो एजेंट्स जो माफिया है उनके कोई सपोर्टरान, उनके साथी किसी भी जगह हैं, फैसलाबाद में भी इस दफ़ा बहुत सारे रेड हो रहे हैं और उनको अरेस्ट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो यही है कि जो भी एजेंट्स माफिया पाए, जो भी मुलव्वस पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ जो है वो केसेस भी दर्ज हो रहे हैं और उनको अरेस्ट करने के भी। अब्दुल हफीज साहब, ठीक है, केसेस दर्ज हो रहे हैं, रेड भी हो रही हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन होता ये है कि ये लोग किसी ना किसी तरीके से दोबारा से बाहर आ जाते हैं, जमानत पर आ जाते हैं, बरी हो जाते हैं। शायद कानून में कुछ ऐसा सुकम मौजूद है जिसका ये फायदा उठाते हैं। क्यों इस चीज को यकीनी नहीं बनाया जा सकता कि इन्हें करार वाकई सजा दी जा सके? इसमें सिचुएशन ये होती है कि एविडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। जब कोर्ट में केसेस जाते हैं तो एविडेंस जो है वो सॉलिड जो है वो इनके खिलाफ जो है वो जो पेरेंट्स होते हैं या जो ह्यूमन स्मगलर के खिलाफ जो है इनफैक्ट वो एविडेंस की कमी रह जाती है। वो FIA के पार्ट पे ऐसा नहीं होती, वो प्रोवाइड करनी होती है जो लवाहकीन होते हैं उन्होंने, या जो विक्टिम होते हैं उन्होंने बताना होता है। तो वो सारी चीज़ें जब पूरी हो जाएं तो ऐसा नहीं है कि कोई भी एजेंट जो है जो क्रिमिनल है वो बच सके। तो ये सूरत हाल है
जो सजाओं में जो सजा देने के लिए जरूरी है वो एविडेंस बहुत जरूरी होती है। तो एविडेंस जो है वो चूंकि ये लैक करती है, इस वजह से वो बच जाते हैं। अदरवाइज अब्दुल हफीज साहब, ये जो एविडेंस की आप बात कर रहे हैं, इसके लैक करने की भी तो वजह है ना। जो ये माफिया है इतना स्ट्रांग है कि ये दबाव डालते हैं मुतासरा फैमिलीज पर, उनकी फैमिलीज को नुकसान पहुंचाने की, इवन के मार डालने की धमकियां दी जाती हैं। तो फिर वो फैमिलीज क्या करे बेचारी, वो फिर उनके खिलाफ गवाही नहीं देती। दरअसल सिचुएशन ये है कि सबसे पहले वो सामने तो आए ना। इस वक्त जितने भी वो आ रहे हैं उन पे केसेस दर्ज हो रहे हैं, ठीक है। अगर वो घर से ही ना निकलें, वो यही सोचें कि ये जो है इतना स्ट्रांग है, तो कार्रवाई तो उसी वक्त ही होगी ना जब वो सामने आएंगे, ठीक है। उनका कोई नाम लेगा, जब उनका नाम ही कोई नहीं लेता तो उस वक्त मुश्किल आती है। इसलिए ये हमारे जो लाइजान ऑफिसर्स हैं मुख्तलिफ कंट्रीज में, वो भी लिस्टें प्रिपेयर करते हैं और हमारे भी इधर लिस्टें प्रिपेयर करते हैं, और उन पे मुकम्मल वाच जो है वो हो रही है। और इस पे गवर्नमेंट लेवल पे भी और FIA एजेंसीज लेवल पे भी और इंटेलिजेंस जितनी एजेंसीज हैं वो भी वर्क कर रही हैं। जो मेरे सामने जो बात है वो ये है कि सारे ही अपनी अपनी जगह वर्क कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये जो वज़ीर आज़म के कहने पे जो टीम बनाई जा रही है वो भी इस पे वर्क करेगी और ये डिग आउट चले उस पर भी जो है वो हम कोशिश करेंगे ज़रा डिटेल से बात कर सके आने वाले प्रोग्राम्स में। ये बताइए कि अब्दुल हफीज साहब, एक और ये वाक़या पेश आया था बरतानवी मीडिया ने जिसका इंकशाफ किया है कि एक आप दोस्त डूबी है टाइटैनिक के मलबे की सैर कराने के लिए लेकर गए थे, उसमें 2 पाकिस्तानी भी हैं। इस वाक़े के कुछ हक़ाइक़ कब तक सामने आ सके हैं? जी, अभी तक मेरे इल्म में तो ऐसी सच नई चीज़ आई कोई भी। जब ये सामने आएगी इंशाल्लाह। अभी भी ये जो लीबिया वाला वाक़या है, जो लीबिया से कश्ती गई है, उसकी भी वो एग्जैक्ट फिगर जो है वो सामने नहीं आ रही है। ठीक है। तो अब्दुल हफीज साहब साथ ही रहिएगा। तारिक हबीब साहब, इस वाक़े के हवाले से ये जो बरतानवी मीडिया की जानिब से रिपोर्ट किया जा रहा है, इस बारे में कुछ हक़ाइक़, कुछ इंकशाफात कुछ हो सके अब तक इसमें? देखिए, इसमें 2 पाकिस्तानियों का जिक्र किया गया है कि 2 पाकिस्तानी जो थे वो उस आबदोज़ में थे जो डूबी है, और इससे ज़्यादा डिटेल्स अभी तक जो है वो नहीं बताई जा रही। इस हवाले से एक बरतानवी सहाफ़ी से भी मेरी बात हुई थी, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि मज़ीद तफसीलात के लिए अभी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन बरतानिया के जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं उनकी तरफ से अभी तफसीलात इस हवाले से फ़राहम नहीं की जा रही। तो मतलब फ़िलहाल तो सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन है कि ये 2 पाकिस्तानी इन डूबने वालों में शामिल हैं। सही। चले कोशिश करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में इस हवाले से ज़रा डिटेल से बात कर सकें और इन वजूहात का भी तयन कर सकें कि क्या वजूहात हैं कि करार वाकई सज़ा देने का जो अमल है वो मुकम्मल नहीं हो पाता। बहुत शुक्रिया आपका। तारिक हबीब साहब, हेड इन्वेस्टिगेशन सेल सुनो न्यूज़, हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल हफीज साहब, डायरेक्टर FIA, हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, यहाँ पर अभी एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे हीट वेव के हवाले से कि ये कितनी शदीद होने जा रही है। हमारे साथ ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ बात करेंगे हीट वेव की जो कि मज़ीद शदीद होती जा रही है। आइंदा 5 रोज़ तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाके इस हीट वेव की लपेट में रहेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक मंगल 20 जून से 24 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक का भी इजाफा हो सकता है। गर्मी की आने वाली लहर से मुल्क का तुलु अर्ज मुतासिर होगा और इस दौरान मुल्क के हर हिस्से में वहाँ मामूल के दर्जा हरारत में मजीद 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफा मुतवक्के है। इस हीट वेव के खतरे के पेश नज़र डॉक्टर्स की जानिब से भी एहतियात का कहा गया है। हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है इस हीट वेव के हवाले से, वो रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर मजीद बात करेंगे। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। गर्मी और हब्स बढ़ने से बिजली की तलब में इजाफे से मुल्क भर में लोड शेडिंग में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से हफ्ता तक मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में हीट वेव का खतरा। महकमा मौसमियात ने रवां हफ्ते मुल्क के बेशतर हिस्सों में दिन के औकात में दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफे और हीट वेव की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलाई और वसी पंजाब, इस्लामाबाद, बलाई KP, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दिन के औकात का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान है। इस दौरान सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान के कुछ हिस्सों में पारा मामूल से 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहेगा।
दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से आने वाले दिनों में बिजली और पानी की तलब में इजाफा होगा। महकमा मौसमियात ने अपनी एडवाइजरी में अवामुल नास को मशवरा दिया है कि वो गैर जरूरी तौर पर बराह रास्त सूरज की तपश में जाने और इसका सामना करने से गुरेज करें और मुनासिब मिकदार में पानी का इस्तेमाल करें। इस गर्मी में पानी का इस्तेमाल बेहद लाजिम है, ये भी डॉक्टर्स की जानिब से कहा गया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सिब्बी गर्म तरीन इलाका था, जहां दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जबकि जैकबाबाद और नवाबशाह में 46 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। इन इलाकों का दर्जा हरारत 50 डिग्री से भी तजावुज़ करने का इम्कान है। आग बरसात इस सूरज से बचने के लिए जहां लोग महंगे महंगे एसी खरीद रहे हैं, वहीं ऐसे लोग भी हैं जो कि इन महंगे अप्लायंसेस की खरीदारी की इस्तात नहीं रखते और ना ही एसी इस्तेमाल करने पर हर माह भारी बिल की अदायगी कर सकते हैं। ऐसे में एयर कूलर्स इन गरीबों के लिए बेहतरीन इंतखाब है। जो बिजली के बिलों की अगर बात की जाए तो रूम कूलर एसी के मुकाबले में जेब पर ज़्यादा भारी नहीं है, लेकिन एयर कूलर्स की कीमतों में 100 गुना इजाफा हो चुका है और ये भी अब आवाम की पहुंच से मजीद दूर होते चले जा रहे हैं। इस कारोबार से वाबस्ता लोगों का ये कहना है कि उनकी और दीगर जो लवाजमात हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। उनके क्या शिकवे शिकायत हैं, इस बारे में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। लगी महंगाई की हवा, ठंडी हवा देने वाला रूम कूलर भी महंगाई के बायस लू की तरह लगने लगा। एसी है कि ख्वाब की मानिद, रूम कूलर भी आवाम की पहुंच से दूर होता जा रहा है। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए एयर कूलर्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हीट स्ट्रोक से बचा जा सके, मगर महंगाई के बम ने आम आदमी से ये सहूलत भी छीन ली। दर्जा हरारत बढ़ते ही एयर कूलर्स की कीमतें आसमान को छूने लग गयीं। गुज़िश्ता साल की निस्बत एयर कूलर्स की कीमतों में 40 से 50% तक इजाफा हो गया। खरीदार कहते हैं कि पिछले साल की निस्बत इस साल कीमतें बढ़ने से एयर कूलर्स खरीदना नामुमकिन हो गया। कम आमदन में एयर कंडीशन खरीद नहीं सकते और रूम कूलर खरीदना पहुँच से बाहर हो गया। ऊपर वाला पोर्शन है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्या करें, मजबूरी है। तनख्वाह 30,000 है तो उसमें से 14,000 का कूलर ले लिया, 16,000 में गुजारा करेंगे। आप भी इंसान है तो हम भी इंसान हैं, हमारे लिए भी कुछ सोचें ना, हमें भी कोई रिलीफ दें। आपके पास तो हर चीज़ है, हमारे पास कूलर भी नहीं है। इसकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा है, समझ से बाहर है। एसी की प्राइसेस भी 2 लाख के करीब चलेगी है। महंगाई के खौफ से, बिजली के बिल के खौफ से, अब बच्चों का पेट पालें कि ये शशके करें। बच्चे बीमार हो गए हैं, इतनी गर्मी, उन पे ये बारीक दाने निकल आए हैं उनकी बॉडी पे, रोते हैं, रात को नींद नहीं आती, बच्चे रो रो के सबका बुरा हाल होता है। लोड शेडिंग की भी बहुत ज़्यादा है, कूलर महंगे बहुत हैं, किस तरह हम परचेज़ करें। दुकानदार मटेरियल महंगा होने की वजह से परेशान है। महंगाई के बाइस एयर कूलर्स की बनवाई पर बहुत खर्चा हो जाता है। ग्राहक रेट सुनकर वापस चले जाते हैं। अगर महंगाई ऐसे ही रही तो भूख के लाले पड़ जाएंगे। खरीदार और दुकानदार हुकूमत से नाला दिखाई देते हैं। पीछे से कीमतें महंगी हो गई, चादरें महंगी हो गई हैं, लोगों ने माल पड़ा उन्होंने बेचना बंद कर दिया। वो पड़ा महंगा हो गया उनका, सस्ता खरीद के और महंगा बेच रहे हैं। वो उनके बैठे बैठे करोड़ों रुपए के डबल हो गए। बस तो हम गरीब लोग गए हैं ना। हमें माल बहुत महंगा मिलता है, आमदन कम है, हमें मजदूरी कम मिलती है, लेकिन हमारी मजबूरी क्या, हमने बेचना है। हुकूमत से हम क्या करें। रोमा के और उन्होंने दी जान रोमा के औरत ही उन्होंने की करें। साढ़े सामने आए, साढ़े समय असिया ने भी टक्कर उन्होंने मारे, या आपने मार दो भाई रोला। हमारे रोजगार में भी बहुत फर्क पड़ा है। आम मजदूर आदमी है, रोटी कमाना बहुत मुश्किल हुआ है। जिसकी 15,000 रुपया तनख्वाह है वो कूलर उसको ले सकता है, उसकी कैपेसिटी नहीं है बिल्कुल। बिजली का बिल देगा, घर का चूल्हा कैसे चलाएगा जो कूलर की तरफ आएगा। जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले महंगाई से मुतासिर हो रहे हैं। महंगाई ने दुकानदार और आवाम सबकी जिंदगी को मुतासिर कर रखा है। हमारी हुकामे बाला से इल्तमास है कि मेहरबानी करें, जिस आवाम ने आपको वोट देकर ताकतवर बनाया, इन्हें कमज़ोर ना करें। खुदारा अपने एसी वाले कमरों और गाड़ियों से बाहर निकलकर इस आवाम की आवाज़ को सुने। कैमरामैन मोला बख्श के साथ आमना मुनीर, सुनो न्यूज़ लाहौर। अव्वल तो इस महंगाई में एयर कूलर ख़रीदना ही बेहद मुश्किल है, लेकिन अगर किसी तरह से पेट काट कर गर्मी के इस बरसते गोलों में एयर कूलर ख़रीद भी लिया जाए तो लोड शेडिंग उसको चलने नहीं देगी। शदीद गर्मी और हब्स में लोड शेडिंग में अचानक इजाफा कर दिया गया है। दिन भर होने वाली गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी चिरिन बना दी है, जिससे शहरी बिलबिला उठे। कई इलाकों में रोजाना 6 से 7 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। लोड शेडिंग के बायस बड़ी मार्केटों के दुकानदार भी अजियत का शिकार हैं। आला हुकाम से ये अपील की है कि बिजली की बंदिश से निजात दिलाई जाए। शहरी किस अजियत का शिकार हैं, कैसे जज्बात का इजहार कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं।
जिंदगी का सारा निज़ाम धर्म भरम हो गया। अभी 6-6, 8-8 घंटे बिजली जब जाएगी क्या करेंगे उसमें? कारोबार क्या है? घर में आटा भी नहीं बंदा ले जा सकता शाम को। इस निज़ाम को देखते हुए बंदा ये कहता है कि खुदकुशी कर ले। घंटों घंटों जो है ना बिजली का नामो निशान नहीं होता। बिल हर महीने बाकायदगी से आते हैं और हर मर्तबा से डबल ट्रिपल आते हैं। बिल लेने के लिए तैयार है, बिजली देने के लिए तैयार नहीं। इस हुकूमत को कुछ तो शर्म आनी चाहिए। अब हमको मार दो सीधे तरीके से, ऐसे तरसा के ना मारो। मौसम अगर गर्म हो गया तो कम से कम वापडे वालों को शर्म करनी चाहिए। इतनी लोड शेडिंग कर रहे हैं, बच्चे बेचारे निढाल हैं। एक गर्मी है और हम पंखे के नीचे भी नहीं बैठ सकते। कारोबार आगे नहीं चल रहे, ऊपर से लोड शेडिंग, गर्मी है, घर में बूढ़े बच्चे सब लोड शेडिंग की वजह से बहुत परेशान है। जब से मैंने हुई संभाला है कभी भी लाइट प्रॉपर नहीं आई पाकिस्तान में। हर गरीब आदमी परेशान है। अमीर के लिए तो सारी सहूलतें हैं, अगर कोई सहूलत नहीं है तो सिर्फ गरीब के लिए नहीं है। गरीब तो हर तरह से पीस रहा है सर। और कहते हैं कि यक न शुद्ध दो शुद्ध। एक जानिब ये लोड शेडिंग तो दूसरी जानिब हीट वेव का खतरा। महकमे मौसमियात ने रवा हफ्ते शदीद गर्मी की लहर से खबरदार कर दिया है। हवा न चलने से हब्स में भी इजाफा होगा। दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी असलम साहब, जो कि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा माहिर सेहत डॉक्टर आतिफ मजीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी जानेंगे कि क्या एहतियाती तदाबीर ज़रूरी हैं ऐसे मौसम में। चौधरी असलम साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। बताइएगा ये मौसम आने वाले दिनों में कैसा रहेगा? हीट वेव किस कदर शिद्दत इख्तियार कर सकती है आने वाले दिनों में? जी देखिए, अभी जो महकमा मौसमियात ने 20 से लेकर 24 जून तक हीट वेव अलर्ट जारी किया है। इसमें ऑलमोस्ट पूरे मुल्क में हीट वेव होगी। और इसमें जो प्लेन एरिया जैसे अपर एंड सेंट्रल पंजाब, अपर केपी, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, इनमें जो दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री नॉर्मल से ज़्यादा रहने का इम्कान है। और इस तरह जो साउथ पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के कुछ हिस्से हैं, तो इनमें दर्जा हरारत जाहिली एरिया जो है वो 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक नॉर्मल से ज़्यादा होगा। तो आने वाले दिनों में आप कह सकते हैं कि शिद्दत में इजाफा होगा, लेकिन इस दौरान कहीं कहीं आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। तो ये सिलसिला भी आप कह सकते हैं 24 तारीख तक जारी रहने का इम्कान है। ठीक है चौधरी साहब, साथ ही मौजूद रहिएगा। डॉक्टर आतिफ मजीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, हीट वेव का खतरा है ये 24 तारीख तक और गर्मी शदीद हो सकती है। ऐसे में क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जानी चाहिए आवाम को इस हीट वेव से बचने के लिए? कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो कि अपनाने चाहिए? देखिए सर, हमारे जो आम लोग हैं वो हीट स्ट्रोक को बड़ा एक लाइट सी चीज़ लेते हैं, लेकिन ये बड़ी सीरियस चीज़ है। इससे इंसानी अमवात भी हो जाती हैं। और रही बात कि इसकी रीज़न क्या होती है, इसकी रीज़न ये है कि जब इंसान का अपनी बॉडी अपना कंट्रोल लूज कर लेती है कि वो टेम्परेचर मेंटेन ना कर सके, इतनी ज़्यादा हीट के साथ एक्सपोज हो जाती है, तो वो हीट स्ट्रोक में चली जाती है। अच्छा, इसकी प्रिकॉशंस क्या हो सकती हैं? इसकी प्रिकॉशंस बड़ी वो कॉमन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे बड़े हमें अमूमन जब हम बच्चे भी थे तो बाहर निकलते थे तो हमें वो ये समझा के कहते थे कि यार आप ये प्रिकॉशंस लें। जैसे आपका सर को डांपे, अगर कोशिश करें कि हर वक्त जब गर्मियों में अगर आपने बाहर निकलना है तो पानी की बोतल साथ ज़रूर हो, क्योंकि जो पानी है वो बहुत बड़ा एक कूलिंग फैक्टर है बॉडी के अंदर। साथ अपने सर को डांपे और पूरे जिस्म के अंदर लूज जो वो ढीले कपड़े पहने, ताकि वहाँ वो जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर की वजह से जो पसीना आता है वो एवेपोरेट हो सके और आपकी बॉडी को कूल कर सके। और अगर कोई बंदा हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, तब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इर्द गिर्द के लोग समझे कि इसे किस तरह हम लोग फर्दर डैमेज से बचा सकते हैं। जैसे अगर बहुत गर्मी के अंदर आपको देख रहे हैं राह चलते हुए या किसी अपने गिरदो नमाज के अंदर के हीट स्ट्रोक का कोई पेशेंट शिकार हो गया है, तो फौरी तौर पर उसे छाँव में करें, उसको उसके ऊपर जो गीला कपड़ा है वो डालें, कोशिश करें कि उसका बॉडी टेम्परेचर को कूल डाउन करें और फौरी तौर पर उसे साथ करीबी हॉस्पिटल में शिफ्ट करें, क्योंकि इससे अमवात भी वाक़ हो सकती हैं। और ये एमरजेंसी सिचुएशन है जिसके अंदर एमरजेंसी डॉक्टर उससे डील करते हैं और पेशेंट को ट्रीट करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर आतिफ मजीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रिकॉशनरी मेजर्स के हवाले से आगाह कर रहे थे। चौधरी असलम साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमें बता रहे थे कि आने वाले दिनों में ये हीट वेव कितनी शदीद होगी। आप दोनों के वक्त का। नाज़रीन, अभी यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन, क्राइम इंडेक्स यूँ तो मुल्क भर में बतदरीज ऊपर जा रहा है, लेकिन खुसूसी तौर पर सूबाई दारुल हुकूमत कराची में अमन व अमान की सूरत हाल मजीद ख़राब होती जा रही है। रवा साल 5 माह में मकतूलीन की तादाद पिछले साल की निस्बत इसी मुद्दत में 2 गुना हो गई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 2 रोज़ में नामालूम मुल्ज़िमान की फायरिंग से जमशेद क्वार्टर थाने की हदूद में बाइकर राइडर 45 साल मुदस्सिर हुसैन जाम बहक हो गया, जबकि मुतादिद वाक़यात में 11 अफराद ज़ख्मी हुए।
इब्राहिम हैदरी थाने के हुदूद में मोटरसाइकिल सवार डाकू ने लूट मार के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग करके 2 अफराद को जख्मी कर दिया और फरार हो गए। दूसरी जानिब औरंगी टाउन थाने के हुदूद में मोटरसाइकिल सवार डाकू ने लूट मार के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग करके 28 साला जमील अहमद को जख्मी कर दिया। अब इसके मुकाबले में कार्रवाइयाँ कितनी हुई हैं, कितनी कार्रवाइयों में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और किस हद तक जो है वो कामयाबियाँ मिली हैं, इस बारे में इबाद उस्मानी हमारे साथ मौजूद है। उनसे मजीद आदाद शुमार जान लेते हैं। इबाद, बताइएगा इस बारे में। बिल्कुल, कराची में सबसे ज़्यादा जो शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, एक डर खौफ की फ़िज़ा जो है वो शहरियों के अंदर है, वो है स्ट्रीट क्राइम की। CPLC रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 37,000 से ज़ायद वारदातें हैं जो रिकॉर्ड CPLC एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो है वो की गई हैं। अब तक इस शहर में डकैती के दौरान मज़ाहमत करने पर 62 शहरियों को जो है वो कत्ल कर दिया गया है और दर्जनों जो है 100 से ज़ायद अफराद जो हैं इस डकैती के दौरान मज़ाहमत करने पर जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं। जो एदाद-ओ-शुमार हैं, जो सबसे ज़्यादा कराची के अंदर परेशानी का सामना करना पड़ा है शहरियों को, वो मोटरसाइकिल अपनी जो है वो गंवाने पर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि 23,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें जो हैं वो चोरी और छीनी गई हैं। 800 से ज़ायद जो कारें हैं वो चोरी और छीनी गई हैं, जबकि मोबाइल फ़ोन वो 14,000 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन है जिससे जो है वो शहरियों को महरूम कर दिया गया है। स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के अंदर पुलिस के पास वो नफरी मौजूद नहीं जो इस क्राइम को काबू करने के लिए काफ़ी हो। जी, इबाद उस्मानी हमें इस बारे में आगाह कर रहे थे। जो आवाम है वो भी शिकवे शिकायत कर रहे हैं कि कोई कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं, उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं। उसके बाद हुकूमत है मुझे लूट के ले गए, अब वो चोरों को दें जब बच्चे पालें। 2-3 पुलिस वालों को बोला मला यार मेरी दुकान के अंदर घुस गए थे चोर, मुझे लूट के ले गए। उनका पकड़ लेते ना तुम। ये केबिन में है क्या, मगर इसको भी लूटने आते हैं, कभी ताले तोड़ जाते हैं, कभी ये वो, पर इनको अल्लाह हिदायत दे, बाकी हमारे बस का तो काम नहीं है। जो हमारी पुलिस खड़ी हुई होती है उन्हीं के सामने सारे मामले चल रहे होते हैं। इसके अंदर हमारी पुलिस भी मिली हुई भाई, हुकूमत भी मिली हुई, हर इंसान अपनी खुद देखभाल कर रहा है। इस टाइम के ऊपर बहुत बुरा हाल हुआ है, हर बंदा परेशान है। आवाम ऐसी लुटती रहेगी, अभी ईद आ रही है, अभी ज़्यादा लुटेगी। रोज़ ये सुनने को मिलता है कि यहाँ पे लूट मार हो गए। लोग जानवर कुर्बानी के लिए आते हैं, वो अपनी कुर्बानी दे के यार होते हैं। रोडों का ये हाल है कि आदमी जब रुकता है तो डकैतों को मौका मिल जाता है। ये रोड टूटा हुआ है, रात को स्ट्रीट लाइट जलती नहीं है, यहाँ की पुलिस अक्सर व बेशतर नाकाम हो जाती है पकड़ने में। इंतहाई तशवीशनाक अमर यह है कि इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस लोगों को जब गिरफ्तार किया जाता है तो किसी न किसी तरीके से वो दोबारा से बाहर आ जाते हैं और इन एक्टिविटीज़ में मुलविस हो जाते हैं। हम कोशिश करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में जो मुतालिका हुकाम हैं, जो पुलिस हुकाम हैं, उनसे भी इस बारे में जान सकें और जो दीगर हुकाम हैं उनसे ये जान सकें कि क्या वजह है कि इनको करार वाकई सज़ा नहीं दी जा सकती और कैसे ये लोग बाहर आ जाते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए।